Hello friends, our next lecture about the limitation of Bohr's theory। इससे पहले आपने बोर्स थियरी के बारे में पढ़ा। बोर्स थियरी के बारे में जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन आपको दिया, आपको मालूम है उस काम के लिए उनको रिकग्नाइज करने के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और आपको मालूम होगा उनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो उनके इस काम की वजह से, ठीक है भाई, उनके इस बोर्स मॉडल की वजह से इनको नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया। अब आइए हम लोग देखते हैं, इन्होंने काम तो किया लेकिन कुछ एक लिमिटेशंस भी है, कुछ एक जैसे कहते हैं ड्रॉबैक्स भी हैं बोर्स मॉडल का। जैसे सबसे पहला एक हम लोग देखते हैं, इन्होंने बोर्स थियरी, पहला है बोर्स थियरी could not explain the spectrum, a spectra of atom having more than one electron। कहने का हमारा मतलब है कि बोर्स मॉडल जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन देता है। क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से उसके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वहां पे ये जो है फेल हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो वहां लाइंस भी चेंज होंगे, तो उसके बारे में इनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। यहां तक कि इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो हाई रेजोल्यूशन पावर से स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें लाइंस लाइंस बनती हैं स्पेक्ट्रम में, वो फिर से स्पेस क्लोजली स्पेस लाइन में डिवाइड हो जाती हैं, इसके बारे में भी ये सही सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। तो सीधे सीधे हम लोग एक पहला पॉइंट ये कह सकते हैं, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। यानी बोर्स थियरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अभी हमने आपसे कहा जैसे ये लाइन है, जैसे ये लाइन है और इस लाइन को अगर आप जो है क्लोजली इंस्पेक्ट करते हैं तो ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रुप ऑफ लाइन। क्या हो गया? ग्रुप ऑफ लाइन। तो इस ग्रुप ऑफ लाइन को, इस लाइन का जो है ये स्प्लिट कर रहा है, और स्प्लिट कब कर रहा है? या तो मैग्नेटिक फील्ड और या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। लाइन अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिवाइड होता है या स्प्लिट करता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसे जीवन इफेक्ट है। इसको बस इसको डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट करता लाइन तो इसे स्टार इफेक्ट कहते हैं। यानी सीधे सीधे आप कहिए कि जो लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो क्लोजली स्पेस लाइन में जो है डिवाइड हो जाती हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये इफेक्ट होता है तो उसे हम लोग जीमन इफेक्ट कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में यही प्रोसेस होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टार इफेक्ट। यानी जीमन और स्टार इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कांट एक्सप्लेन, कांट एक्सप्लेन। इसके अलावा जैसे आप देखिए 1924 में, अभी पढ़ा जाएगा इसको, 1924 में आपको मालूम है डी ब्रॉगली जी है। डी ब्रॉगली जी ने जो है सजेस्टेड दैट, डी ब्रॉगली जी आए और उन्होंने सजेस्ट क्या किया? उन्होंने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
like light have wave character. Wave character. ठीक, 1924 में डी ब्रॉगली जी ने सजेस्ट किया कि लाइट की तरह इलेक्ट्रॉन भी कैसा नेचर शो करते हैं, वेव कैरेक्टर। लेकिन उस समय बोर्स जी ने इलेक्ट्रॉन को कैसा कंसीडर किया था, पार्टिकल नेचर के रूप में। बट बोर्स कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल। ठीक, तो एक ड्रॉबैक ये भी था इनका। ठीक है भाई, एक ड्रॉबैक। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, इनका सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जो है, सबसे ज्यादा अपोज किया हाइजेनबर्ग जी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इनका जो है सबसे ज्यादा अपोजेस द बोर्स मॉडल वेरी मच। इन्होंने क्या किया, हाइजेनबर्ग जी ने बोर्स मॉडल को अपोज किया, बहुत ज्यादा अपोज किया। जैसे आप देखिए, अगर आप बोर्स मॉडल की बात करते हैं तो अगर आप ध्यान दीजिए, जो भी आप देख रहे हैं इन्होंने एनालाइज किया था, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर जो है, अगर हम ध्यान दें तो हम लोग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। कैसे? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर आपको ये मालूम हो जाए, जैसे आपको मालूम है ना रेडियस निकालने के लिए फार्मूला, रेडियस निकालने का क्या फार्मूला होता था, Rn इज इक्वल टू 0.53 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ये सीधा सीधा फार्मूला शायद आपने, अगर आपको याद हो तो पढ़ा था, n स्क्वायर अपॉन z, ये पढ़ा था। ये हमें क्या बताता है, ये रेडियस बताता है, ये रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो रेडियस भी हमें मालूम हो गया। हमें क्या मालूम हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मालूम है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2.18, अभी पीछे पढ़ा था, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यानी हमें वेलोसिटी मालूम है, मास इलेक्ट्रॉन का मालूम ही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो अब देखिए, आपको पोजीशन भी पता चल जा रही है इलेक्ट्रॉन की, और मोमेंटम भी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। दोनों साइमल्टेनियसली आप एक साथ मेजर नहीं कर सकते। और जबकि इनके हिसाब से क्या है, अगर बोर्स मॉडल को अगर हम लोग बेस माने, बोर्स मॉडल के हिसाब से दोनों को एक साथ आप मेजर कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग जी ने क्या बताया है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। दोनों को एक साथ आप सही सही एक ही समय में मेजर नहीं कर सकते। अगर इनकी थ्योरी को आप ऑब्जर्व करिए, इनके पॉइंट को बेस मानकर करिए, तो आप ये कह सकते हैं कि हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मालूम हो रहा है और मोमेंटम भी मालूम हो जा रहा है। यानी पोजीशन भी पता चल जा रहा है, मोमेंटम एक साथ मेजर कर सकते हैं, जो इनके थ्योरी के हिसाब से सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि बोर्स थ्योरी में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करता है। और जो इनकी थ्योरी है उस थ्योरी से, हाइजेनबर्ग जी की थ्योरी से जस्ट अपोज करती, अलग होती। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बोर्स थ्योरी को जो है इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो इसको एक बार देख लीजिए, सीधे से पॉइंट है, एक बार इत्मीनान से पढ़ डालिएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। एक तो बस यही समझ लीजिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो है स्पेक्ट्रा नहीं एक्सप्लेन कर पाए। जीमन और स्टार इफेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। डी ब्रॉगली जी ने कहा इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टर है, लेकिन बोर्स जी क्या कहते थे कि इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड एज पार्टिकल। और हाइजेनबर्ग जी कहते थे
कि एक साथ पोजीशन और मोमेंटम हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन बोस जी कह रहे हैं पोजीशन भी हमें मालूम है, मोमेंटम भी मालूम है, हम एक साथ दोनों का मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो है ये चारों पॉइंट मिला करके जो है बोर्स थ्योरी को क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं इनका साइड कमी हो गया, इनका लिमिटेशन ये है। ठीक है भाई। अब इसके बाद आपको मालूम है तो ये जो बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन, बोर्स मॉडल ऑफ एटम है, इसको इनके जो भी ड्रॉबैक्स थे इनको ओवरकम करते हुए ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू मॉडल ऑफ एटम इंट्रोड्यूस किया गया। और उस न्यू मॉडल ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसमें कुछ जो है जनरल कॉन्सेप्ट लिए गए, और उसमें एक जनरल कॉन्सेप्ट ये माना गया कि जितने भी जो पार्टिकल्स हैं वो सब डुअल नेचर शो करेंगे, डुअल नेचर बिहेवियर, और दूसरा क्या लिया गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब हम लोग जो है न्यू मॉडल के लिए जो बेस हैं वो दोनों पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला डी ब्रॉगली इक्वेशन। अगर डी ब्रॉगली इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ सीधे सीधे इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक एक करके आप देखते चलिए, और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल बातें हैं जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने 1924 में इसको प्रपोज किया था। और सबसे पहली चीज इन्होंने कहा कि जैसे हम लोग लाइट लेते हैं, लाइट है, लाइट जो होता है वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। ठीक, ये चीज हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया था। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया। इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मली ऑब्जर्व किया गया, ये पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। कैसे, जैसे किसी भी सब्सटेंस का अगर अपना मास है, अपना मास है और उसकी अपनी स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2.18 into 10 power 6 2.18 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड। ये तो किसी भी, हमने क्या कहा, किसी भी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का मास है और उसकी अपनी खुद की स्पीड है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास और स्पीड है इसका मतलब है, और मास बहुत कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन छोटा है। अगर वो छोटा है, छोटा पार्टिकल है, तो वो अब स्पीड बहुत ज्यादा, लगभग लाइट के बराबर भाई 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और ये कितना है 2 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड है। लगभग वेलोसिटी भी जो है लाइट की लगभग मान रहे हैं। तो अगर ये तेजी से मोशन शो करेगा तो क्या इसमें वेव के कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व हो सकते हैं? तो इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्मॉल पार्टिकल है, ठीक, स्मॉल पार्टिकल है, स्पीड हाई है, और अगर स्पीड हाई है तो जो इसका मूवमेंट होगा shows वेव मोशन, और ये जो है आपका क्वेश्चन, ठीक, shows वेव मोशन। ठीक है, अब इसी को बेस मान करके जो आपके डी ब्रॉगली साहब थे, डी ब्रॉगली साहब ने जो है इसको बेस माना, और बेस मान करके ये कहा कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन भी जो है वो डुअल नेचर शो करता है, यानी पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है।
यानी डी ब्रॉगली suggested that electron have dual character और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को किसने एक्सप्लेन किया है? न्यूटन जी ने बताया था, कार्पस ऑफ लाइट कहा था, और मैक्स प्लांक जी ने, ये दोनों लोगों ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। अब डी ब्रॉगली जी ने जब ये ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने सजेस्ट किया इलेक्ट्रॉन है डुअल कैरेक्टर मींस ये जहां जरूरत पड़ती है वहां वेव नेचर शो करता है और जहां जरूरत होती है वहां पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है भाई। अब धीरे धीरे तमाम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को लिया गया, तमाम पार्टिकल को लिया गया और पार्टिकल को लेने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया ऐसे तमाम सब्सटेंस जिनका अपना मास है, जिनका अपनी स्पीड है, उस सारे के सारे सब्सटेंस जो है वो कैसा नेचर शो करेंगे? डुअल नेचर शो करेंगे, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। बस कंसीडर यहां करना है कि जो भी पार्टिकल आप कंसीडर कर रहे हैं उस पार्टिकल का मास अगर स्मॉल होगा तो वो वेव हमें पता चलेगा, लेकिन अगर मास बहुत ज्यादा होगा तो हमें वेव जो है वो पता नहीं चलेगा। तो इसी को बेस मान करके डी ब्रॉगली जी ने एक इक्वेशन दिया, डी ब्रॉगली जी ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि ऑल द मटेरियल पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, possess wave characteristics. All the material particle possess, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं? All the material particles possess wave characteristics. ये इनका स्टेटमेंट है। All the material particles possess wave characteristics. यानी जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो सब अब आपके वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, चाहे हाइड्रोजन एटम हो, इवन फुल्लरीन तक। ठीक है, इवन फुल्लरीन तक ये सब के सब आपके जो है वो कैसा कैरेक्टर शो करेंगे? वेव कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। और आप जानते हैं इससे एसोसिएटेड हम लोग जो है ऑब्जर्व करें तो इन्होंने क्या निकाला था? इन्होंने कहा कि अगर पार्टिकल है, पार्टिकल का अपना वेव है, तो उससे एसोसिएटेड वेव का जो वेवलेंथ होगा उसे निकालने के लिए इन्होंने एक फार्मूला बताया, और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, या इसी को कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। यहाँ h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, h जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, p जो है वो मोमेंटम है, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मान लीजिए। ये आपका सीधा सीधा, और लैम्डा जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये आप इसको ऑब्जर्व करते हैं और ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है, दोनों डी ब्रॉगली। P बराबर क्या होता है? m इंटू v, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसको आप जो है इस फार्मूले को ऑब्जर्व करते हैं। अब आइए इसी का डेरिवेशन देखते हैं। हमने आपसे कहा ना यहाँ पे
कि जो मटेरियल पार्टिकल्स है उससे एसोसिएटेड वेव जो होता है, जो मटेरियल पार्टिकल्स है उससे एसोसिएटेड वेव को हम लोग क्या कहते हैं, यानी मटेरियल पार्टिकल है ना, ये मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। ठीक है भाई, ये सीधा सीधा जो है मतलब जो भी मटेरियल पार्टिकल है जो वेव कैरेक्टर शो कर रहा है उसके लिए इन्होंने कहा कि उसका जो वेव मतलब नेचर होगा, लैम्डा होगा, जो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मटेरियल पार्टिकल या डी ब्रॉगली वेव, मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, ये चीज है। यानी कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर घूम रही है तो इससे जो भी वेव कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट हो रही है उसे हम लोग डी ब्रॉगली वेव कहेंगे या मैटर वेव कहेंगे। आइए इसका डीप डेरिवेशन देखते हैं। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ करना नहीं इसमें। अगर आपको याद हो, आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा हुआ है और आइंस्टीन थ्योरी जो है मास और एनर्जी से रिलेशन यहाँ पे होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो हम लोगों ने पढ़ा है E इज इक्वल टू एच न्यू, या न्यू बराबर क्या होता है, C बाई लैम्डा। तो E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, ये इक्वेशन नंबर ले लिया एक। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर एक ले लिया। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये होता है। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया। अगर आप इसी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका क्या आ जाएगा, Hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये c कैंसिल हो जाए, ठीक है, c स्क्वायर हट जाएगा, c बचेगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू बच जाएगा आपका h अपान mc। ये एक इक्वेशन आया, इसे इक्वेशन नंबर हम ए मान लेंगे। और अगर यहां पे बात करिए तो h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है ही है, h की वैल्यू आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट और ये होता 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम है। और यहाँ c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये ठीक है भाई, ये वैल्यू। तो इक्वेशन ए जो है, ये इक्वेशन ए की अगर हम लोग बात करें, यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसका हम लोग इस्तेमाल हमेशा जो है जब भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल करेंगे तब की बात कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात किया, प्रोटॉन की बात किया, न्यूट्रॉन की बात किया, इनकी बात करेंगे तो ये यूज होगा। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल करेंगे तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इक्वेशन ए इज यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अगर हम इसी को कहें फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, फॉर मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो और माइक्रो समझ रहे होंगे क्यों भाई, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर हम लोग बात करते हैं,
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब बिना माइक्रोस्कोप के जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं, जो आप अपनी आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं वो माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा। माइक्रो मीन्स मतलब बड़ा हो गया, माइक्रो मीन्स छोटा हो गया, छोटा पार्टिकल जिसको आप किससे देख सकते हैं, अंडर द इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के जरिए जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को तो वैसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। ठीक है भाई। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब यहां पे है जैसे पत्थर हो गया, बाल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब हैं। कितना भी तेज पत्थर फेंकिए, कितना भी तेज पत्थर चले, कभी भी उसकी स्पीड जो होगी वो लाइट की स्पीड के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे उसी को हटा करके हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे क्या, v। c के स्थान पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, v। और इक्वेशन a बिकम्स हो जाएगा, इक्वेशन a बिकम्स हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपान mv। लैम्डा इज इक्वल टू h अपान mv हो जाएगा। और आप जानते हैं मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो आप इसको भी सीधे सीधे कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपान p। अब आपको गौर अगर करने की बात ध्यान दीजिए, तो यहां पे इसे इक्वेशन नंबर b कह रहे हैं, इसे c कह रहे हैं। और अगर आप देखिए h जो है यहां पे कांस्टेंट तो लैम्डा और p में क्या संबंध होगा, 1/p इनवर्सली हो गया, 1/p हो। इस इक्वेशन को भी आप मान सकते हैं, ये हो गया d। तो इसका मतलब है अगर आप किसी भी पार्टिकल का लैम्डा और p का संबंध जानना चाहें तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। यानी मास ज्यादा होगा तो लैम्डा अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। p बराबर m इंटू v है, यानी m ज्यादा होगा तो लैम्डा अपने आप उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अभी इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व भी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एग्जांपल लेकर के समझेंगे, इसका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। तो ये आपका ये ए बी सी डी जो है ये आपके हो गए क्या, डी ब्रोगली इक्वेशन हो गए, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भाई, तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन हुआ। अब इसके आगे हम लोग इनका जो है एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का भी आपने कहा जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं सब के सब कैसा बिहेवियर शो करते हैं, डुअल कैरेक्टर। और वो डुअल कैरेक्टर चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, हाइड्रोजन एटम हो, कोई मॉलिक्यूल हो, सभी जो है वो डुअल बिहेवियर शो करेंगे। और उस डुअल बिहेवियर को समझने के लिए हम लोग यहाँ इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं, और जस्टिफिकेशन फॉर डुअल कैरेक्टर। ठीक है भाई। और इसी में सबसे पहले हम लोग पार्टिकल नेचर को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले जो है पार्टिकल नेचर को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को बोर साहब ने भी कहा था, बोर साहब ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। तो इसका मतलब पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सब इलेक्ट्रॉन के पास है। जैसे इलेक्ट्रॉन का अपना मास, इलेक्ट्रॉन की अपनी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का अपना जो है एनर्जी, ठीक, इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन का अपना जो है रेडियस है, मतलब कहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ये भी चीजें आप जान ही रहे हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है, डेफिनेट मास इसका होगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन का अपना डेफिनेट मास है, ठीक, एनर्जी है, मोमेंटम है, स्पीड है। ये पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन के पास ये सभी चीजें पाई जाती है। तो इसी को बेस मान करके जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया और कहा गया एक जिंक
सल्फाइड का एक स्क्रीन ले लिया गया, एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन ले लिया गया, ये ZnS स्क्रीन, ठीक। और इसी पे बम्बार्डमेंट कराया गया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्राइक्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे स्ट्राइक करेगा। तो अगर आपको ध्यान हो तो आपको मालूम है पार्टिकल नेचर होता है, जैसे कोई भी चीज स्ट्राइक करते हो वहां पे स्पॉट बन जाए, यही सेम प्रोसीजर होता है। जैसे ही ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है यहां पर एक स्पॉट बन जाता है इस पे जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे एक स्पॉट बन जाता है, और उस स्पॉट को हम लोग कहते हैं सेंटिलेशन। उस स्पॉट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटिलेशन। और सेंटिलेशन जो होता है ये कहा जाता है ईच इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इट्स ओन सेंटिलेशन, यानी नंबर ऑफ सेंटिलेशन स्पॉट की अगर हम लोग बात करते हैं, नंबर ऑफ सेंटिलेशन स्पॉट की बात करिए इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है। और आप जानते हैं अगर उस सेंटिलेशन स्पॉट को देखा जाए तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये देखते हैं जो सेंटिलेशन स्पॉट है वो वेव की तरह स्प्रेड आउट नहीं होता है, वेव की तरह स्प्रेड आउट नहीं होता है। और जब वेव, जैसे वेव का अगर स्पॉट देखा जाए तो वो स्प्रेड फैलता है, लेकिन यहां पे इसका जो स्पॉट होता है लोकलाइज्ड होता है, मतलब ये यहां फिक्स होता है, कांट स्प्रेड लाइक वेव, वेव की तरह स्प्रेड तो करता नहीं, और जब वेव की तरह स्प्रेड करता नहीं है इट प्रूव्स दैट, यही क्या करता है, हेंस इट प्रूव्स दैट व्हाट, क्या प्रूव करता है, इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। इसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो हमने सीधा सीधा कहा कैसे पार्टिकल नेचर को, इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेट मास है, स्पीड है, मोमेंटम है, एनर्जी है, ये सब पार्टिकल नेचर, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब इलेक्ट्रॉन के पास है। तो कहा कि इसका मतलब है कि पार्टिकल की तरह बिहेवियर अगर कर रहा है तो क्या किया, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया, उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट किया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट किया, जैसे टकराते हैं आप, अगर आप इसी खुद इमेजिन करिए, आप दीवार से टकराइए, तो दीवार से जहां टकराएंगे वहां पे आपके द्वारा अगर फोर्स लगाया जा रहा है या प्रेशर लगाया जा रहा है तो स्पॉट डेवलप करेगा, वहां पर भी स्पॉट डेवलप करेगा। तो जैसे देखिए हम इसी को ले रहे हैं, जैसे ये है, ये जाकर इससे स्पीड कर रहा है, ये यहाँ स्पॉट बनना ही नहीं है। तो ऐसे ही सल्फाइड के स्क्रीन पे जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा स्पॉट बनेगा, और उस स्पॉट को हम लोग क्या करें, सेंटिलेशन। सेंटिलेशन की बात क्या कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका अपना एक सेंटिलेशन बनेगा, और कहा जा रहा है नंबर ऑफ सेंटिलेशन स्पॉट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेंटिलेशन के बारे में ये भी कहा जा रहा है ये लोकलाइज्ड होता है, मतलब एक स्थान पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि स्प्रेड आउट हो जाता, फैल जाता है। और ना फैलना, फैलना जो है वेव बताता है, न फैलना ये इंडिकेट करता है ये वेव नहीं, वेव की तरह यहाँ नहीं बिहेवियर शो कर रहा है, कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर की तरह बिहेवियर शो कर रहा है, दैट इज पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट है वेव नेचर का। वेव नेचर को हम लोग देखते हैं।
अगर वेव नेचर की बात हम लोग करते हैं, देखिए वेव नेचर, वेव नेचर, और इसमें बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। वेव नेचर को प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब इसमें बहुत सिंपल सा है, ये भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। आइए डायग्राम देखते हैं इसका। हमने एक लैंप ले लिया है, फिलामेंट जिसमें से बर्न कर रही है, एक लैंप ले लिया है, और उसी से जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉन बीम इवॉल्व हुआ है, और इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये निकल रही है। और इस इलेक्ट्रॉन बीम को जो है ये प्लेट, इलेक्ट्रॉन बीम है, ये प्लेट है। और अगर प्लेट की हम लोग बात करते हैं तो प्लेट विद स्लिट, प्लेट विद स्लिट। और स्लिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप जानते हैं इसके साथ एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, इट एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप कहिए कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को एक्सेलरेट्स द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को एक्सेलरेट करने का काम कौन करता है, जो प्लेट के साथ कौन से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद इसे आप निकेल के क्रिस्टल पे स्ट्राइक कर देंगे। निकेल की क्रिस्टल ले रहे हैं, और इस निकेल क्रिस्टल को आप दिखा रहे हैं ध्यान से। अगर हम निकेल क्रिस्टल को ध्यान दें, यहाँ पे देखिए निकेल क्रिस्टल, निकेल क्रिस्टल को अगर ध्यान दें यहाँ पे, इसी पे स्ट्राइक करा। निकेल क्रिस्टल को अगर ध्यान दें तो सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, और यहाँ पे हम लोगों ने एक स्क्रीन ले लिया है, वही चीज फिर से ये स्क्रीन है, स्क्रीन ले लिया है, और इसी स्क्रीन को जो है सीधे सीधे हम ऑब्जर्व करेंगे। इसको देखिए यहाँ पे, इसी स्क्रीन को ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहां से हम लोग दिखा रहे हैं, अगर इसी को सीधे सीधे यहां से डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। डिफ्लेक्शन को अगर हम लोग बात करेंगे तो सीधे सीधे जो है यहां पे ये, इसे हम लोग कहते हैं, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है भाई, इसे हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन रिंग। ये डिफ्रैक्शन रिंग, अगर इस डिफ्रैक्शन रिंग की आप जो है तुलना करिए, कंपेयर करिए, ये आपका क्या है, लैंप है या फिलामेंट, जो भी आप बंद कर रहे हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर आप इसकी कंपैरिजन करिए, देखिए हम एक्सरे का बना रहे हैं, ये एक्सरे और ये इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों का डिफ्रैक्शन रिंग।
ये दोनों का डिफ्रैक्शन रिंग है। अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो दोनों के डिफ्रैक्शन रिंग लगभग है एक जैसे, और चूंकि एक्सरे जो होता है, एक्सरे वेव नेचर शो करता है, एक्सरे वेव नेचर शो करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन मस्ट आल्सो शोज वेव नेचर। यही है डेविसन एक्सपेरिमेंट में, डेविसन जर्नल मस्ट शोज वेव नेचर। क्या कहा हमने, फिर से सुन लीजिए ध्यान से। हमने कहा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, स्लिट के जरिए उसे पास कर रहे हैं, कहां स्ट्राइक कर रहे हैं, निकल क्रिस्टल पे, किसी भी क्रिस्टल को ले सकते हैं, कोई भी हैवी मेटल क्रिस्टल ले लीजिए, ठीक है। आप ले आए यहाँ पे और उसके बाद जो है इस क्रिस्टल पे स्ट्राइक करा रहे हैं, और क्रिस्टल पे स्ट्राइक करने के बाद जो उससे डिफ्लेक्ट हो रही रेज या कहिए इलेक्ट्रॉन बीम, वो जाकर फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ रही है। फोटोग्राफिक प्लेट जिसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, तो उस पर डिफ्रैक्शन रिंग बन रही है। इस डिफ्रैक्शन रिंग को अगर आप देखते हैं तो किस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देता है, और ये अरेंजमेंट जो है अगर देखा गया तो क्लोजली रिजेंबल्स विद एक्स-रेज। एक्स-रे के डिफ्रैक्शन रिंग और इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन रिंग में काफी समानता पाई गई, और कहा गया वास्तव में एक्स-रे वेव कैरेक्टर शो करता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी जरूरी है क्या शो करेगा, वेव कैरेक्टर शो करेगा। यही जो है डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई। वेव नेचर को शो करने के लिए यहाँ पे थॉमसन जी भी जो थे, एक थॉमसन जी का एक्सपेरिमेंट भी था। थॉमसन, इसमें कुछ करना नहीं है, बस यही एक्सपेरिमेंट उनका भी था। थॉमसन, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। थॉमसन एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने भी यही बताया था, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ गोल्ड फॉइल ले लेना। यहाँ पे जो है आपको गोल्ड फॉइल ले लेना है निकल क्रिस्टल के स्थान पे। टुक गोल्ड फॉइल इन प्लेस ऑफ निकल क्रिस्टल, बस। बाकी सेम ही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और सेम ऑब्जर्वेशन किया। ये ऑब्जर्वेशन ये इंडिकेट करता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब कैसा नेचर शो करते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करते हैं, साथ साथ शो करते हैं। जहां पे जैसे भी सुविधा होती है उसी हिसाब से वो नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट आइए इसका सिग्निफिकेंस करेंगे कि वास्तव में जो हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो सिग्निफाइज है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। दोनों को आइए देखते हैं। यहाँ पे हम पहला लेते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी ये स्मॉल पार्टिकल, और फॉर क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल ले रहे हैं और जो है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे सीधा सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू उससे। अब माइक्रोस्कोपिक ले रहे हैं तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम ही है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। यहाँ हम जो है मास ऑफ बॉल ले रहे हैं, मास ऑफ बॉल ले रहे हैं। बॉल जो है वो 10 ग्राम मान लीजिए, 10 ग्राम 100 ग्राम जितना भी लेना हो, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सिंप्लीफाई करेंगे 10⁶ मीटर/सेकेंड। और हम ये भी मान ले रहे हैं कि जो बॉल है, हम मान ले रहे हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, आपको अभी मास का इम्पैक्ट दिखाते हैं। तो स्पीड ऑफ बॉल जो है वो भी हम भी यहाँ पर भी मान ले रहे हैं, स्पीड ऑफ बॉल भी 10⁶ मीटर/सेकेंड ही मान ले रहे हैं। H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये तो मालूम ही है। H जो है 6.63 × 10⁻³ जूल की जगह हम लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। और यहाँ H की वैल्यू भी वही रख लीजिए
6.63 10 पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये हो गया, दोनों साथ साथ ले रहे हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए। और लैम्डा इक्वल टू फार्मूला H अपान एम वी, और यहां पर भी लैम्डा इक्वल टू H अपान एम वी रख दीजिए। अगर वैल्यू H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपान 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू 10 पावर 6, और यहां पर भी अगर रख दिया जाए 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 अपान H की वैल्यू कितनी है भाई, सॉरी M की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 6। तो अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हम सोल्यूशन इसका डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो लगभग अगर आप देखिए तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 728 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है भाई, ये 728। और अगर आप इसकी लैम्डा की वैल्यू देख रहे हैं तो आपने गौर किया होगा एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है, यानी ये वेवलेंथ जो है ऐसा है जो मेजरेबल क्वांटिटी है। यहां देखिए इसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू जो इसकी आ रही है सॉल्व करने पर वो वैल्यू आ रही है 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 38 मीटर। अंतर देखिए। और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में दिखा दीजिए तो एंगस्ट्रॉम में देखने के बाद 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 28 मीटर एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में ले लें तो ये कितना हो जाएगा 728 एंगस्ट्रॉम। कहने का मतलब है ये क्वांटिटी आपकी, चाहे ये क्वांटिटी देखिए, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू, जो जितने भी नॉन आपके पास पैरामीटर्स हैं उनकी सहायता से आप इसको मेजर नहीं कर सकते। तो जब ये वैल्यू क्या है, बहुत ही स्मॉल है, नेग्लिजिबल अमाउंट है, और जब किसी भी पार्टिकल के पास वेवलेंथ ही नहीं है तो वो कभी वेव की तरह जो है बिहेवियर शो नहीं करेगा। यानी वेव की तरह बिहेवियर शो करेगा, लेकिन वेव की तरह वो दिखाई नहीं देगा। वेव का मतलब क्या होगा, मूवमेंट करते हुए क्या बनता चले, क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इतनी मिनिमम है कि जो मटेरियल पार्टिकल है वो इतना मिनिमम क्वांटिटी होने की वजह से उसके पास कहा जाता है कि कोई भी वेव उससे एसोसिएटेड नहीं है। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं द wavelength of associated wave have very small value। ठीक है, very small value and cannot be measured by any one of known method। मतलब हमने क्या कहा कि जो वेवलेंथ इसकी है वो बहुत ही छोटी, ठीक है, और इसको आप आसानी से मेजर नहीं कर। भाई हम लोग मैक्सिमम मेजर कितना कर सकते हैं, 10 पावर माइनस 12 मीटर, पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर। लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है 10 पावर माइनस 28 है, जितने भी आपके पास स्केल हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उनकी सहायता से आप इसको मेजर नहीं कर सकते। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह के प्रैक्टिकली कैन से दैट
पार्टिकल है नो वेवलेंथ, इतना छोटा है इसलिए पार्टिकल की कोई भी वेवलेंथ नहीं, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है भाई, पार्टिकल है नो वेवलेंथ, सॉरी। ठीक है भाई, अब हम लोग इसी को अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पे कह सकते हैं, अब इसमें क्या है, ये मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी, ये आपका मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक, और ये जो आपकी वैल्यू आ रही है लैम्डा की, ये लैम्डा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए है, मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक, मूविंग इलेक्ट्रॉन इज द सेम, और मूविंग इलेक्ट्रॉन इज द सेम order of magnitude, order of magnitude as of X-rays, which can easily be measured, which can be easily measured। मतलब अब इसको देखिए, अगर आप इसकी बात करते हैं, ये जो वैल्यू है ये आपकी मेजरेबल क्वांटिटी, मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऑर्डर का जो है मेजर मतलब वेवलेंथ शो कर रहा है, ये कौन, इलेक्ट्रॉन की बात है, उसी ऑर्डर का वेवलेंथ शो कर रहा है जिस ऑर्डर का कौन शो करता है, एक्सरे। और इसको आसानी से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये एक्सरे का कैसा नेचर होता है, वेव नेचर, इसीलिए हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, और इलेक्ट्रॉन का जो भी वेव होगा, वेव मोशन होगा, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं सब ड्यूअल कैरेक्टर शो करते हैं। मास ज्यादा है तो उससे प्रैक्टिकली उसके पास कोई भी वेवलेंथ है नहीं है, मास कम है तो प्रैक्टिकली हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल का अपना कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है। जैसे आपने कहा, सुना होगा कि कहा जाता है कि कार जो है जब बहुत तेजी से मोशन कर रहा है फिर भी वो वेव मोशन नहीं शो करता, तो कार का मास बहुत ज्यादा है, और जब कार का मास बहुत ज्यादा होगा तो प्रैक्टिकली उसके पास कोई भी वेवलेंथ नहीं होगी, और इस वजह से वो वेव मोशन शो करते हुए नहीं दिखाई देता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि काहे डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो माइक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल है, मैक्रो के लिए नहीं है, तो आप यही बताइए कि माइक्रो के लिए जो वेवलेंथ आती है वो मेजरेबल क्वांटिटी होती है, मैक्रो के लिए जो वेवलेंथ आती है वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी होती है कि वो आसानी से नोन जितने भी मेथड्स हैं उनसे मेजर नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रैक्टिकली हम लोग कहते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट का अपना कोई वेवलेंथ नहीं। ठीक है भाई, इतना आप पढ़िए, इतनी चीजों को पढ़ डालिए, बाकी की चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। इतना पढ़िए और आपको जो भी असुविधा हो रही है उसको कमेंट के जरिए बताइए, और बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू।